बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो परेशान होकर इनकार में सर हिलाने लगा। मैंने कहा, जुबान खोल, मेरी मोहब्बत के दरवाजे खोल, मैं तेरी जिंदगी का दरवाजा खोल दूंगा। देख, तेरी हथेली से कतरा कतरा खून बह रहा है, तेरा दिमाग कतरा कतरा कमजोर होता जा रहा है और मैं कमजोर दिमाग को बोलना सिखा देता हूँ। बोल, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बोल अरी, 4.5 उंगलियां बोल। बाज़ औक़ात अपना ही खंजर अपनी ही मौत का सबब बन जाता है। वो दरख्त से लगा खड़ा था, इसका खंजर इसकी हथेली से गुजरता हुआ दरख्त के तने में पेवस्त हो गया था। गोया कि वो कील से ठोंक दिया गया था और दरख्त से चिपका दिया गया था। वहां से हिल नहीं सकता था, सिर्फ फरियाद कर सकता था। लेकिन फरियाद इसलिए नहीं कर रहा था कि वो अपनी जुबान और अपना लहजा हमें सुनाना नहीं चाहता था। बंदूक की गोली अंधी और बहरी होती है, लेकिन टेलीपैथी के हथियार से निकलने वाली गोली के कान होते हैं। वो जुबान और लहजे की तरफ जाती है और वो दिमाग में पेवस्त हो जाती है। पहले इसका दायां बाजू जख्मी हुआ था, खून पहले ही काफी बह चुका था। जहाँ हथेली में खंजर पेवस्त हुआ था, वहाँ भी खून की मिकदार बस इतनी ही रह गई थी कि बूंद बूंद लहू टपक रहा था। टक से टेक लगाकर खड़े रहने के बावजूद अब इसके पाँव में सकत नहीं रही थी। जिस्म कमजोर हो चुका था, सर घूम रहा था, आंखें कमजोरी से बंद होना चाहती थी, मगर वो पलकें झपक कर इन्हें खोल देता था, दीदे फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखता था। मैंने करीब आकर इसके जबड़ों को सख्ती से थाम कर झंझोड़ते हुए कहा, एलमाउंड, अब भी जुबान खोल दो, मैं तुम्हारी हथेली से खंजर निकाल रहा हूँ। मैंने खंजर को हथेली से खींच लिया, फिर इसकी आंखों में आंखें डाली। मैं अब इसके कमजोर दिमाग में पहुंच तो सकता था, मगर इसकी सोच का कोई लहजा, कोई जुबान जरूर थी, और जो जुबान वो बोलता आया था वो मेरे लिए अजनबी थी। मैं इसकी आंखों के जरिए इसके दिमाग में उतरकर इसकी कमजोरी और शिकस्त खोरदी को समझ रहा था। ये भी जल्द समझ में आ गया कि वो अंग्रेजी नहीं जानता। मैंने इसे छोड़ दिया। वो घास पर गिरकर कहा, मुझे फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मैंने मुख्तसरन बताया किस तरह शीबा मेरे यहाँ पास पहुंची है और एक ऐसा शख्स मेरे पास है जिसके जरिए हम सोनिया, रसवंती और आला बीबी का सुराग लगा सकते हैं, इस पूरे असरार दुश्मन तक पहुंच सकते हैं। मेरी तमाम बातें सुनने के बाद शेख अल्फारस ने कहा, फिक्र न करो, हम जल्द से जल्द तुम्हें हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ ऐसी जुबानें जानने वाले बहुत से लोग हैं, हम इससे सब कुछ उगलवा लेंगे। मैंने एल माउंट की तरफ देखा। वो घास पर चारों शाने चित पड़ा हुआ था, रुक रुक कर सांस ले रहा था। यूं लगता था अब तब में दम निकलने वाला हो। मैंने सोचा, अगर बाबा साहब के इदारे से या पेरिस के किसी फ्लाइंग क्लब से हेलीकॉप्टर आएगा तो कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे। इस वक्त तक ये जानवर ना हो सकेगा। मैंने चुपके से शेख अल्फारस के दिमाग में पहुंचकर देखा वो किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं। वाकई वो हमसे ज्यादा ज़हीन और मामला फहम थे। इन्होंने लंदन में रहने वाले मतहतों से राब्ता कायम किया था, इन्हें हिदायत दे रहे थे कि फौरी एक हेलीकॉप्टर लेकर फरहाद के पास पहुंचा जाए। वो ट्रांसमीटर के जरिए हिदायत दे रहे थे। मैंने कहा, मैं आपकी इस मतहत की आवाज सुन रहा हूँ, इसके दिमाग में पहुंच जाऊंगा। हेलीकॉप्टर में जो भी आएगा मैं दिमागी राब्ते के जरिए इसे हिदायत देता जाऊंगा। वो हमारे पास पहुंच जाएगा। एक डॉक्टर और जरूरी तिब्बी इमदाद का सामान जरूर भेजा जाए। शीबा मुझे गौर से देख रही थी। फिर इसने पूछा, क्या तुम ख्याल ख्वानी में मसरूफ हो? मैंने पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? इसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मेरे करीब आई, फिर सर झुकाकर बोली, मेरे मोहतरम रवि परेशान होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनकी परेशानी का हाल मेरे पास नहीं है। कोई उड़न खटोला होता तो इसमें बैठकर तुम पहुंच जाती। मेरा ये मतलब नहीं है, मैं वहां जाना नहीं चाहती। जाऊंगी तो फिर ये खुली फजा नसीब नहीं होगी। बेहतर है कि तुम इनसे दिमागी राब्ता कायम करो। इस तरह मालूम होगा कि वो तुम्हें इस जंगल से निकालने के सिलसिले में क्या कर रहे हैं। वो अपनी 2 उंगलियों के नाखूनों से खेलने लगी। फिर इसने बड़ी बड़ी टोरा जैसी आंखें उठाकर मुझे देखा। मैंने पूछा, क्या बात है? वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं मोहतरम रवि को नहीं बता सकती तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कब कहा है कि इन्हें बताओ? ये बात इन्हें मालूम नहीं होना चाहिए। वो पूछेंगे मैं किसके साथ हूँ। सीधी सी बात है, तुम लकी वाटसन के साथ हो। ये कहते ही शीबा के दिमाग में पहुंच गया। इसने ख्याल ख्वानी की परवाज की। रबी असफंद यार ने पूछा, क्या तुम हो? जी हाँ, मैं शीबा हूँ। इन्होंने एक गहरी सांस ली। दिमाग के तारीख खाने में अगर कोई पहुंचे और वो योगा का माहिर हो तो फौरन महसूस कर लेता है, लेकिन एक सोच के लिए रास्ता खोले
तो दूसरी सोच की लहर भी इस रास्ते से गुजरकर दिमाग के अंधेरे में छुप सकती है। इस तरह इसे दूसरी सोच की लहर का पता नहीं चलता। मैं पहले भी शीबा के जरिए इनके दिमाग में पहुंच सकता था, लेकिन एहतियातन ऐसा नहीं किया। इस बात का अंदेशा था रबी असफंद यार दूसरी सोच की लहर को किसी और तरह से महसूस कर लेते कि शीबा के दिमाग में फरहाद या रसवंती पहुंच चुके हैं। मैं इन्हें जरा भी शुबा करने का मौका नहीं देना चाहता था, लेकिन आज पहली बार रबी असफंद यार के दिमाग में शीबा के हवाले से दाखिल हो चुका था। जब मैंने रबी के दिमाग को इसकी गहराई में पहुंचकर टटोलना चाहा तो इनके अंदर कुछ इज़्तिराब पैदा हुआ। इन्होंने परेशान होकर कहा, बेटी पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, तुम जरा मेरे दिमाग से बाहर जाओ। ये कहते ही इन्होंने सांस रोकी। सांस रुकते ही सोच की लहरें आप दिमाग से बाहर निकल जाती हैं, हुआ वो एक लहर हो या कई लहरें हो। यूं मैं शीबा के साथ बाहर निकल आया। इसने फिर रबी को मुखातिब किया। रबी ने कहा, हाँ अब तुम मेरे दिमाग में रह सकती हो। इसने पूछा, आपने मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कहा था, कोई खास बात है? मेरी छठी इस कह रही थी कोई खतरा है, मगर किसी किस्म का खतरा है। कहाँ खतरा है मैं समझ ना सका। मेरे अंदर जो इज़्तिराब था वो तुम्हारे दिमाग से जाते ही दूर हो गया और मैंने सुकून महसूस किया था। क्या वो पहले जैसी बेचैनी है? नहीं, अब मैं पुरसुकून हूँ। तुम फौरन अपने मुतल्लक बताओ, क्या अपने फार्म में पहुँच गई हो? अभी तक जंगल में भटक रही हो। मैं अपने हालात बताऊंगी तो आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मेरी फिक्र ना करो, बताओ तुम किन हालात से गुजर रही हो। थोड़ी देर पहले अनजाने दुश्मनों ने मुझे घेर लिया था। अगर लकी वाटसन न होता तो मैं अब तक जिंदा ना होती। रेडी कहाँ चला गया है? वही ट्रांसमीटर के जरिए मुझसे राब्ता कायम करता था। रेडी और तमाम खादम दुश्मनों से मुकाबला करते हुए मारे गए हैं। ट्रांसमीटर कहाँ है? इसी के पास रह गया होगा। मैं अपनी जान बचाने की फिक्र में थी, ट्रांसमीटर की तरफ ध्यान नहीं दिया। यूं भी मुझे इसकी जरूरत ही क्या है, मैं तो इसके बगैर ही बातें कर रही हूँ। लेकिन बेटी हमने सोचा क्या था और क्या हो रहा है। तो तमाम खादम तुम्हें वहाँ से फार्म तक ले जाने और लकी वाटसन को हमेशा के लिए खत्म करने गए थे। जिसे मरना चाहिए था वो जिंदा है और जो मारने वाले थे वो सब के सब मर गए। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जरा सोचो, गौर करो। क्या लकी वाटसन एक गैर मामूली शख्स नहीं है? हाँ, अपने इल्म के हवाले से मुख्तलिफ शख्स है, मगर इल्म नजूम के जरिए वो हमारे खादमों से नहीं लड़ सकता था, इन अनजाने दुश्मनों से भी नहीं जो तुम्हें मारने आए थे। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे लकी वाटसन से खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं तो मुतमिन हूँ जब से ये मेरे साथ है। कदम कदम पर हिफाजत कर रहा है। जो भी दुश्मन बनकर आता है इसे कभी जहानत से, कभी ताकत से और कभी हथियारों से खत्म कर देता है। ऐसा शख्स हमारा राजदार बनकर रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मोहतरम बुजुर्ग ये पहले ही कह चुका है कि बल्कि अपने मुतल्लक पेशगोई कर चुका है कि कुछ लोग दोस्त बनकर इसे हलाक करने की तदबीरें करेंगे और नाकाम होते रहेंगे। इसे अभी तक जिंदा रहना है। कातिबे तकदीर जब तक इजाजत नहीं देगा इस वक्त तक मौत करीब नहीं आएगी। कोई जरूरी नहीं है इसकी पेशनगोई दुरुस्त हो। जैसे ही फार्म तक पहुंचेगा इसकी तकदीर बदल जाएगी। मुश्किल ये है कि मेरे आदमियों के पास वही एक ट्रांसमीटर था। मैं यहाँ से राब्ता कायम नहीं कर सकता, इन्हें तुम्हारे पास भेज नहीं सकता। इन कमबख्तों को भी ये अकल होनी चाहिए कि जब इनके साथी जंगल से वापस नहीं आए हैं तो इन्हें दूसरी टीम लेकर जाना चाहिए। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर एल माउंट को देखने लगा। बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। मैंने करीब जाकर इसके सीने पर हाथ रखा, फिर कान लगाकर सुना। दिल अभी धड़क रहा था। फिर मैंने नब्ज टटोली। इसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी। मैंने लंदन में रहने वाले मातहत से राब्ता कायम किया। वो हेलीकॉप्टर में सफर कर रहा था और हमारी तरफ चला आ रहा था। मैं इसे गाइड करने लगा। मैंने इसे बताया कि जंगल के जिस हिस्से में मैं हूँ वहाँ किस किस्म के दरख्त है और उधर एक ऊंचा सा टीला है। टीले पर लकड़ी के एक कान का टूटा हुआ ढांचा है। कभी वहाँ रेस्ट हाउस रहा होगा। शिकार खेलने वाले इधर आते होंगे। इस रेस्ट हाउस की शिकस्तगी बता रही है कि अब कोई नहीं आता है। बहरहाल मैं इसे गाइड करता रहा। इस हेलीकॉप्टर को परवाज करते हुए 40 मिनट हो चुके थे। ठीक 1 घंटे 10 मिनट के बाद वो हमारे एतराफ जरा बुलंदी पर परवाज कर रहा था। फिर इसी मैदानी हिस्से में जाकर उतर गया। मजीद 10 मिनट के बाद 2 अशखास दौड़ते हुए इधर आए। मैंने कहा एल माउंट को उठाकर ले चलो। फिर मैंने शीबा से कहा आओ हम चलते हैं। इसने हैरान होकर पूछा क्या ये तुम्हारे आदमी हैं? हाँ। वो हिचकिचाते हुए बोली मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इस जंगल में तनहा रहने का इरादा है या दुश्मन पसंद आ गए हैं? तुम क्या समझती हो वो जो नाकाम हो गए हैं दोबारा तुम्हें घेरना नहीं चाहेंगे, जबकि इन्हें तुम्हारी असलियत भी मालूम हो चुकी है। फरहाद तुम दुरुस्त कहते हो। मैं तुम्हारा एहसान भी मानती हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इस जंगल में तनहा रहने का शौक है तो बड़े शौक से रहो। वो दोनों एल माउंट को उठाकर ले जा चुके थे। मैं आगे बढ़ गया। वो
थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर मैंने इसे अपनी तरफ आने पर माइल किया। वो मेरे पीछे पीछे आते हुए बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं मोहतरम रबी को छोड़ नहीं सकती, लेकिन इनके पास तिल अबीद भी नहीं रह सकती। मैं आजादी और खुली फजा चाहती हूँ। क्या मेरे साथ तुम्हें आजादी और खुली फजा मुयसर नहीं है तो सही, मगर तुम हाँ हाँ बोलो। मैं हसीन लड़कियों पर डोरे डालता हूँ, इन्हें दोस्त बनाता हूँ, फिर इनके टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी करके इनका अचार चटनी मुरब्बा बनाकर हवस के शोरूम में सजा देता हूँ। ये झूठ तो नहीं है। तुम्हारी साथी औरतें जो मैंने बात काट कर कहा, तुम्हें इन औरतों से जाकर पूछना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि इन्होंने मेरा साथ देना क्यों पसंद किया। औरतें ये तो शिकायत करती हैं कि मर्द हवस परस्त होता है, लेकिन वो एक औरत के होते हुए इसकी शौकन बनकर चली आती है। एक शौकन नहीं, दो शौकन नहीं, कई शौकने। इस वक्त ये क्यों भूल जाती हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही मर्द नहीं है, लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं। अगर कई औरतें एक ही मर्द की हमसफर बनकर रहना चाहती हैं तो इसमें इस एक मर्द का नहीं, इन औरतों का कसूर है। ये बात अगर तुम्हारी समझ में नहीं आती है तो तुम इसी जंगल में रहो। मैंने तुम्हें अपने पीछे आने के लिए नहीं कहा है। मैं समझ रही हूँ औरतें जब मजबूर होती हैं तब ही एक मर्द का सहारा लेने के लिए इसका हाथ पकड़ती हैं, क्योंकि औरत की फितरत में वफादारी और मोहब्बत कूट कूट कर भरी है। इसलिए वो एक मर्द के बाद किसी दूसरे मर्द का तस्वर नहीं करती। इस तरह इसी एक मर्द के जाल में फंस कर रह जाती है। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, मेरे जाल में हरगिज न फंसना। तुम इस वक्त मुसीबत में हो, मैं तुम्हें मुसीबत से निकालना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फार्म में नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दोगे? तुम आजाद और खुली फजा में चाहती हो। रबी को जब से ये मालूम हुआ है कि तुम जंगलात में भटक रही हो और अनजाने दुश्मन भी तुम्हें अगवा करना चाहते हैं, तो अब इसका फैसला बदल गया होगा। वो तुम्हें कभी आजाद नहीं छोड़ेगा। तुम्हें तिल अबेद के इसी खूबसूरत से शीश महल में ले जाएगा जो तुम्हारे लिए कैद खाना बना हुआ था। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो जगह तुम्हें पसंद न आए तो मेरा वादा है कि तुम हर हाल में आजाद रहोगी। वहाँ से अब जाना चाहोगी, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। वो जरा मुतमिन हो गई। हम हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में एल माउंट को लिटा दिया गया था। इसे फौरन तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा रही थी। हेलीकॉप्टर परवाज करने लगा। मैंने सोच के जरिए कहा, अभी रबी असफंद यार से राब्ता कायम न करना, वरना तुम्हें बताना होगा कि यहाँ से जा रही हो। ये बात अभी न सही, बाद में इन्हें मालूम हो जाएगी। तुम 2 घंटे बाद इनसे राब्ता कायम करना और कहना किसी ने तुम्हारे सर पर शदीद दरब लगाई थी और तुम बेहोश हो गई थी। अब आंख खुलने पर अपने आप को किसी अजनबी जगह पा रही हो, मगर किस जगह? जो तुम्हारे दिल में आए कह देना, बाद में हम इस बात को निभा लेंगे। शेख अल फारस ने अपने मातहतों को जो तरीकाकार बताया था इस पर अमल किया जा रहा था। हमारा हेलीकॉप्टर लंदन के एक फ्लाइंग क्लब तक पहुंचा। वहां से हम कार में बैठकर दूसरे फ्लाइंग क्लब से में पहुंचे। हमारे लिए दूसरा हेलीकॉप्टर तैयार था। हम इसके जरिए पेरिस पहुंच गए। पेरिस के इस फ्लाइंग क्लब से हमने कार के जरिए सफर किया और दूसरे फ्लाइंग क्लब पहुंचकर बाबा साहब के इदारे के खास हेलीकॉप्टर में सवार हुए। अगर इदारे के हाथे में पहुंच गए। इतनी एहतियात इसलिए बरती गई कि रबी असफंद यार या दूसरे अनजाने दुश्मन ये मालूम करना चाहें कि शीबा हेलीकॉप्टर से कहां गई है तो आइस ऑफ मैन के फ्लाइंग क्लब से पता चलेगा कि एक हेलीकॉप्टर लंदन से आया था और फलां वक्त वापस गया। लंदन के इस फ्लाइंग क्लब से राब्ता कायम किया जाएगा तो रिपोर्ट मिलेगी कि यहाँ शीबा लकी वाटसन और कुछ लोगों के साथ पहुंची थी, फिर कार में बैठकर कहीं चली गई। ये मालूम ना हो सकेगा कि वहाँ से हम दूसरे फ्लाइंग क्लब गए थे, क्योंकि दूसरे फ्लाइंग क्लब वगैरह से कितने ही हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ प्रवास करते रहते हैं। लकी वाटसन शीबा को लेकर किस मुल्क में गया है या वहीं रह गया है, ये जानना बहुत दुश्वार होगा। एल माउंट को हेलीकॉप्टर से उतारकर फौरन ही इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया गया। शीबा ने हैरानी से चारों तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? ये बाबा फरीद वास्ती का इदारा है। इसने चौंक कर मुझे देखा, फिर कहा, मैं समझ रही थी कि जरूर तुम मुझे ऐसी जगह लाओगे जहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तुम गलत समझ रही थी। शेख अल फारस हमारे इस्तकबाल के लिए हेलीकॉप्टर तक आए थे। वो शीबा को देखना चाहते थे। इस बात की खुशी थी कि दुश्मन का एक बहुत ही अहम मोहरा हमारे हाथ लग गया है। मैंने इनसे कहा, जनाब शीबा को यकीन होना चाहिए कि ये कैदी बनाकर नहीं लाई गई है, लिहाजा ये जाना चाहे तो ये हेलीकॉप्टर इसके लिए मखसूस कर दिया जाए। शेख अल फारस ने पिदराना शफकत से पूछा, बेटी शीबा तुम कहाँ जाओगी? फिर इन्होंने पायलट से कहा, तुम हमारी बेटी के अहकामात की तामील करोगे। मैंने कहा, क्या सोच रही हो? हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, तुम हमें हर तरह आजमा सकती हो। इसने हिचकिचाते हुए मुझे देखा, फिर सर झुकाकर हेलीकॉप्टर की सीढ़ी की तरफ चली गई। इसमें सवार होने के बाद
बाद इसने फिर मेरी तरफ देखा। सीढ़ी हटा ली गई, दरवाजा बंद कर दिया गया। अब मैं इसके दिमाग में था, वो पायलट से कह रही थी हम फ्लाई करेंगे, मैं सोच रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। पायलट ने हुक्म की तामील की, हेलीकॉप्टर वहाँ से प्रवास करने लगा। हम इसे दूर जाते देखते रहे। मैंने कहा शीबा, मैंने तुमसे वादा किया था बगैर इजाजत तुम्हारे दिमाग में नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे राब्ता करना हो तो मुझे मुखातब कर लेना, मैं तुम्हारे दिमाग से जा रहा हूँ। वो सर झुकाकर सोचने लगी। मैं पायलट के दिमाग में पहुंच गया। इसने थोड़ी देर बाद पायलट से कहा अगर मैं तेल अबेद जाना चाहूँ तो। पायलट ने कहा मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन इस हेलीकॉप्टर को फ्रांस की हदूद में प्रवास करने की इजाजत है। बाहर जाने के लिए मखसूस इजाजतनामे की जरूरत होगी। इसने जरा सोचने के बाद कहा मुझे किसी फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दो। जो हुक्म मदाम, आप 10 मिनट के अंदर एक फ्लाइंग क्लब के लैंडिंग ग्राउंड तक पहुंच जाएंगी। क्योंकि आप हमारी मेहमान हैं, इसलिए मुनासिब मशवरा देना अपना फर्ज समझता हूँ। आपकी शख्सियत मामूली नहीं है, दुश्मन आपकी ताक में है। आप किसी फ्लाइंग क्लब में जाएंगी या होटल में क्याम करेंगी तो इनकी नजरों में आ जाएंगी। शीबा इससे बातें करने के दौरान सोचने के अंदाज में चुप होती थी, लेकिन पायलट के दिमाग में पहुंचकर इसे टटोलती थी कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहा है। हो सकता है कि कोई चाल हो, सिर्फ वफादारी की नुमाइश हो रही हो। लेकिन हर बार इसने पायलट को अपने फर्ज के सिलसिले में दयानतदार पाया। वो सचमुच शेख अल्फारस के हुक्म के मुताबिक शीबा के अहकामात की तामील कर रहा था। मैं पायलट के दिमाग से वापस आ गया। शेख अल्फारस ने मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा वो आ रही है। थोड़ी देर में वो फिर इसी जगह मौजूद थी। हेलीकॉप्टर से बाहर आकर मुझे देखते ही इसने सर को झुका लिया था। मैंने इसके करीब पहुंचकर कहा मुझे बेहद खुशी है कि तुम मुझ पर और बाबा साहब के इदारे के मुअज़्ज़ज़ अफराद पर एतमाद करने आई हो। हम तुम्हारे एतमाद को धोखा नहीं देंगे। ये एक मर्द की जुबान है कि मैं तुम्हें कभी मोहब्बत का फरेब नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करूंगा। हम वहाँ से इदारे के अस्पताल में आए। एक बंद कमरे में एल माउंट की मरहम पट्टी की जा रही थी। इसे होश में लाने की कोशिशें की जा रही थी। फिर मैंने एक डॉक्टर के दिमाग में पहुंचकर देखा, वो इस पर नफ्सियाती असर डाल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता इसके कान के पास सरगोशी में कह रहे थे एल माउंट, तुम जिंदा हो, तुम मर्द हो, दलेर हो और अपने आदमियों में पहुंच गए हो। ये फिक्रे कई बार दोहराए गए। इसे होश आ रहा था और वो यही फिक्रे बार बार सुन रहा था। फिर इसने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ? जहाँ तुम्हें होना चाहिए। हमने तुम्हारे दुश्मन को मार डाला है और शीबा को अपने साथ ले आए हैं। तुम अपने दिमाग पर जोर दो, खुद समझोगे कहाँ हो। इसने आंखें खोलने की कोशिश की मगर न खोल सका। इस पर तेज रोशनी पड़ रही थी। बाकी चारों तरफ की बत्तियां बुझा दी गई थी ताकि इस कमरे का माहौल इसे नजर न आए, सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे। इसने कराहते हुए कहा ये कितनी तेज रोशनी है, क्या मैं मैड्रिड में हूँ? शाबाश, तुम होश में आ रहे हो। अब साबित करो कि अपने हवास में भी हो। अपना नाम, अपनी वल्दियत और अपना पता ठिकाना आहिस्ता आहिस्ता दोहराते जाओ। मैं जिसके दिमाग में था वो अंग्रेजी और स्पेन की मुकामी जुबान भी जानता था। मैं इसके जरिए एल माउंट की बातों का तर्जुमा समझता जा रहा था। वो रफ्ता रफ्ता अपने नाम और वल्दियत वगैरह बताता जा रहा था। फिर इसने अपना पता बताया। वो मैड्रिड शहर के एक इलाके मुसलमान का में शाहरा के करीब रहता था। इसे सवाल किया गया तुम्हारी पूरा असरार बास कौन है? मैं नहीं जानता, वो कभी मेरे सामने नहीं आता। क्या तुम इसकी आवाज से इसे पहचान सकते हो? वो मुझे आवाज भी नहीं सुनाता। पहले कहता था जब तक फरहाद शिकंजे में न आए इस वक्त तक किसी से नहीं बोलेगा। बाद में ये भी कहने लगा अब फरहाद नहीं, एक और हस्ती है, इसका नाम शीबा है। जब तक वो भी गिरफ्त में नहीं आएगी मेरा बॉस गूंगा बना रहेगा। तुम्हारे बॉस को ये कैसे मालूम हुआ कि शीबा नामी लड़की टेलीपैथी जानती है? हमारा बॉस एक ऐसा राज है जो समंदर से ज्यादा गहरा है। वो कभी अपनी जात के मुतालिक कुछ नहीं बताता, फिर अपने मामलात के मुतालिक हमें कैसे बता सकता है? हाँ, मगर मैंने एक अंदाजा किया है। कैसा अंदाजा? तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? शीबा के मुतालिक इसे कैसे मालूम हुआ? हमने वो कहते कहते रुकने लगा। इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फौरी तौर पर इसे ऑक्सीजन पहुंचाई गई। फिर इससे वही सवाल किया गया। इसने कहा हमने वादी काफ में तैयारों के जरिए गैस बम की शेलिंग की थी। ऐसे भी बम बरसाए थे जो हलाकत का बायस बने थे। बाद में जब हम वादी काफ पहुंचे तो हमने रसवंती, आला बीबी, मरजाना और टार्टर बुलबा की तरफ तवज्जो दी। वो जिंदा थे लेकिन पारस लापता था। हमने बॉस के हुक्म के मुताबिक मरजाना और टार्टर बुलबा को मैड्रिड पहुंचा दिया। सोनिया, रसवंती और आला बीबी को लेकर अलास्का के एक शहर तनाना चले गए। वहाँ की एक लेबोरेटरी में इन तीनों को छोड़ दिया। इसके बाद हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। मैं अपने आदमियों के साथ मैड्रिड वापस चला आया। इसके बयान के मुताबिक मरजाना और टार्टर बुलबा को मैड्रिड पहुंचाया गया था।
शायद वही वो जगह थी जहाँ मरजाना से मैंने आखिरी बार राब्ता कायम किया था। वो ट्राली बेड पर पड़ी हुई थी। इस कमरे का फर्श घूम रहा था। वहीं इसने दो हम शक्ल बहन भाई को देखा था। इसने बहन के दाएं हाथ में 4.5 उंगलियां देखी थी। इसके भाई एल माउंट के हाथ में दस्ताने थे। इसकी उंगलियां गिन नहीं सकती थी और मैंने गिन लिया था। और वो शिकार अब हमारे ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हुआ था। मैंने शेख अल्फारज से कहा, मैं अभी अलास्का जाऊंगा, आप मुझे वहाँ के शहर तनाना पहुँचाने का फौरी तौर पर इंतजाम करें। इन्होंने मेरे शाने को थपक कर कहा, सब्र करो, हमें सुराग मिल गया है। यकीनन वो तनाना शहर के सर्द खाने में होंगी। हम तुम्हारी रवानगी का इंतजाम करते हैं। तुम कल से थके हुए हो, तुमने नींद पूरी नहीं की है, ठीक से खाया पिया नहीं है। मैंने बात काट कर कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही है, सोना होगा। खाना होगा तो मैं सफर के दौरान अपनी जरूरियत पूरी कर सकता हूँ। जल्दबाजी से काम ना लो। तुम मुझे अपना बुजुर्ग समझते हो, ये भी तस्लीम करते हो। मैं कभी गलत मशवरा नहीं देता। मैं जब तक इंतजाम कर रहा हूँ, इस वक्त तक नींद पूरी कर लो, ज्यादा बहस न करो, अब जाओ। अगरचे मैं प्रवास करके तनाना शहर पहुँचना चाहता था। सोनिया, रसवंती और आला बीबी को एक नजर देख लेने की तड़प ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता था। ताहम मुझे शेख अल्फारज का जरा बुजुर्गाना अंदाज में डांटना बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो है जो मुझे बच्चा समझकर डांट सकता है, समझा सकता है। मैं सर झुकाकर वहाँ से चला आया। शीबा के लिए अलग रिहाइश का बेहतरीन इंतजाम किया गया था। वो मुझसे रुखसत हो गई। एक कमरा मेरे लिए मखसूस था। मैं सो जाना चाहता था, मगर शेख अल्फारज की नसीहत याद आई कि भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। मैंने थोड़े से फल खाए, एक गिलास दूध पिया। इस दौरान ख्याल ख्वानी की प्रवास करते हुए शीबा की मम्मा के पास पहुंच गया। वो ममता की मारी एक एल्बम खोलकर अपनी बेटी की तस्वीर देख रही थी। इस एल्बम में शुरू से आखिर तक शीबा के बचपन से लेकर जवानी तक की तस्वीरें मौजूद थी। वो तस्वीरों को देखती जा रही थी और कुड़ती जा रही थी। सोच रही थी, मैं मोहतरम रवि को क्या कह सकती हूँ, कोई कुछ कह ना सकता। इन्होंने एलानिया मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लिया है, जैसे ये भी कोई सरकारी फैसला हो। अगर किसी नेक मकसद के लिए बनाया गया है और नेक इरादे हैं तो माँ से बेटी को जुदा करना क्या जरूरी है। मैं जिस अंदाज में चाहता था वो इसी अंदाज में सोच रही थी। फिर मैं इनके सोच के जरिए इस बात पर आमादा करने लगा कि इन्हें तिल अबेद से बाहर, बल्कि इसराइल से बाहर किसी दूसरे मुल्क में आबो हवा की तब्दीली के लिए जाना चाहिए। वो शीबा की एक बड़ी सी तस्वीर को देख रही थी। मैंने इनके दिमाग में ऐसा तासर पैदा किया जैसे वो तस्वीर जिंदा हो रही हो। ऐसे भी तस्वीर में शीबा मुस्कुरा रही थी। बहुत साफ तस्वीर थी, जैसे बेटी सामने बैठी हो। यूं भी जिससे शदीद मोहब्बत होती है उसकी तस्वीर न हो तब भी वो निगाहों के सामने आ जाता है। और वो तो चहेती बेटी थी, माँ के दिल की धड़कन थी। मैंने ऐसे महसूस कराया जैसे तस्वीर बोलने लगी हो। फिर मैंने शीबा की आवाज और लहजे में कहा, मामा मैं हूँ, देखो मैं बोल रही हूँ, तस्वीर में बोल रही हूँ। माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो गौर से तस्वीर को देखने लगी। मैंने शीबा की आवाज में फिर कहा, मामा तुम चली आओ, इसराइल से बाहर निकल आओ, मैं मिलूंगी, कहीं ना कहीं तुमसे जरूर मिलूंगी। मामा ने बेचैन होकर पूछा, क्या तुम तिल अबेद में नहीं हो, इसराइल से बाहर हो? हाँ मामा, बस इतना ही कहती हूँ और मैं कुछ नहीं कहूंगी। लो अब तस्वीर बन रही हूँ। फिर खामोशी छा गई। माँ ने इसे मुखातब किया, पुकारा, बेटी बेटी बोलो, देखो तस्वीर ना बनो। हाय औलाद की मोहब्बत कितनी जालिम होती है, कभी ख्वाबों में सताती है, कभी जागते में रुलाती है। और तस्वीर देखो तो जिंदा होकर दिल में ऐसे धड़कने लगती है जैसे अब तब में दम निकलने वाला हो। मोहब्बत करने वाले ही जानते हैं कि एक माँ को औलाद की मोहब्बत किस तरह मारती है। मैं आऊंगी मेरी बच्ची, मैं जरूर इसराइल से बाहर कहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी। मेरा दिल कहता है तुम मुझसे जरूर मिलोगी। मैंने फिर मामा की सोच में कहा, मुझे मोहतरम रबी से फोन पर राब्ता कायम करना चाहिए और बेटी से मिलने की फरमाइश करना चाहिए। इस ख्याल के तहत मामा ने फोन का रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए। थोड़ी देर बाद आवाज आई, हेलो, मैं मोहतरम पेशवा का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। मैं शीबा की मामा हूँ, मोहतरम रबी से बात करना चाहती हूँ, होल्ड ऑन कीजिए। थोड़ी देर बाद रबी की आवाज सुनाई दी, क्या बात है बेटी? मोहतरम बुजुर्ग, मैं कितने दिनों से बेटी को देखना चाहती हूँ मगर इसे देख न सकी, प्लीज फोन पर ही इसकी आवाज सुना दीजिए। जरा देर के लिए खामोशी रही। यकीनन रबी स्पंद यार सोच में पड़ गए होंगे कि जब शीबा नहीं है तो आवाज कैसे सुनाई जाए। फिर इन्होंने खंकार कर जरा गला साफ करते हुए कहा, मुझे अफसोस है शीबा 7 दिन की मुसलसल इबादत में मसरूफ है। इस इबादत के दौरान ना तो वो किसी से मिल सकेगी और ना ही किसी से बात कर सकेगी। तुम 7 दिन के बाद इससे मिल सकोगी। राब्ता खत्म हो गया। मैंने इसकी सोच में समझाया, मुझे धोखा दिया जा रहा है, मेरी बेटी यहाँ नहीं है। 7 दिन की मोहलत मांगी गई है। पता नहीं ये 7 दिन
पूरे होंगे या 70 दिन और 70 साल बन जाएंगे। मुझे अपने खुदा पर भरोसा करना चाहिए। कुदरती हालात और कभी अंदर की रूह बेचैन होकर हकीकत बयान करती है। इस तस्वीर ने कहा है मुझे इसराइल से बाहर जाना चाहिए, वो मुझे जरूर मिलेगी, जरूर कहीं मिलेगी। हाँ, मैं बाहर जाऊंगी, मेरा काम बन गया। मैं दिमागी तौर पर वापस आया, फिर बिस्तर पर चारों शाने चित लेटकर अपना जिस्म को ढीला छोड़ दिया, दिमाग को हदायत दी। इसके बाद गहरी नींद में डूब गया। मुझे अलास्का के शहर तनाना पहुंचने की जल्दी थी। रह रहकर सोनिया, रसवंती और आला बीबी का ख्याल आता था। मैंने सिर्फ 4 घंटे की नींद पूरी की। इसके बाद उठकर बैठ गया। शेख अल फारस से दिमागी राब्ता कायम करते हुए कहा, मैंने नींद पूरी कर ली है, आप बताएं क्या इंतजाम हो रहे हैं। इन्होंने कहा, अलास्का में हमारे इदारे के सिर्फ 4 आदमी हैं, इनमें एक डॉक्टर मिकाकस है। हमने इसे यहाँ वापस आने के लिए कहा है ताकि तुम इसके रूप में वहाँ जा सको। एक डॉक्टर की हैसियत से जाओगे तो किसी भी मेडिकल लेबोरेटरी और सर्द खाने में पहुँच सकोगे। पता नहीं डॉक्टर मिकाकस कब यहाँ पहुँचेगा। तुम जल्दी ना करो, इत्मीनान से काम करो। हमें इनका सुराग मिल गया है। बड़ी सहूलत से वहाँ इस तरह पहुँचना चाहिए कि दुश्मनों को हमारी आहट भी ना मिले। अगर वो पहले से मोहतात हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए कदम कदम पर दुश्वारियां पैदा होंगी। कुछ मालूम तो हो कि डॉक्टर कब यहाँ पहुँच रहा है। वो रवाना हो चुका है, आज रात को पहुँच जाएगा। कल एक तैयारे में तुम्हारे लिए सीट रिजर्व कराई जा रही है। इसके यहाँ आने तक तुम्हारे चेहरे की सर्जरी की जाएगी और तुम्हें मुकम्मल डॉक्टर मिकाकस बनाया जाएगा। इस दौरान तुम इसके मुताल्लिक स्टडी करते रहोगे। मैंने गुस्ल किया, अच्छा सा लिबास पहना, फिर 2 तलबा और तालबात की रहनुमाई में एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां चारों तरफ आईने लगे हुए थे। वहां मेरे चेहरे को तब्दील करने के सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। एक कैसेट रिकॉर्डर सामने रखा हुआ था। शेख अल फारस वहां मौजूद थे। इन्होंने कहा, तुम मेकअप के दौरान ये कैसेट सुनते रहोगे। इसमें मिकाकस की आवाज, इसका लबो लहजा साफ तौर पर सुनाई देगा। इसमें इसके मुतल्लिक जरूरी मालूमात भी है। मैं आईनों के दरमियान एक कुर्सी पर बैठ गया। कैसेट रिकॉर्डर को ऑन किया गया, फिर 2 सर्जन मेरे चेहरे की तरफ मतवज्जो हो गए। मैं डॉक्टर मिकाकस की आवाज सुन रहा था। आधे घंटे के बाद मैंने कहा, इसे बंद कर दीजिए, मैं थोड़ी देर खामोश रहना चाहता हूँ। रिकॉर्डर को ऑफ कर दिया गया। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज की और डॉक्टर मिकाकस के दिमाग में पहुंच गया। वो एक तैयारे में सफर कर रहा था और हमारी तरफ आ रहा था। बहुत सी बातें किताबों में होती हैं, डायरी में होती हैं, कैसेट में होती हैं या जुबान पर होती हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ जानने की जरूरत रह जाती है जिसे इंसान तमाम दुनिया वालों से छुपाता है। मैं यही मालूम करने के लिए इसके पास आया था। वो एक ज़हीन डॉक्टर था। इसने बचपन से बाबा साहब के इदारे में परवरिश पाई थी, वहीं से तालीम हासिल की थी और एक बहुत ही बासलाहियत डॉक्टर बनकर वहाँ से अमली मैदान में आया था। मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमात अंजाम देता हुआ अलास्का के शहर तनाना पहुँच गया था। वहाँ रहकर भी वो बाबा साहब के इदारे का वफादार रहा। तनाना के मेडिकल सेंटर और वहाँ की सोसाइटी में कोई इसका ताल्लुक बाबा फरीद वास्ती के इदारे से नहीं जानता था और ना ही इसने किसी को बताया था। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी हुस्न परस्ती थी। इसने शेख अल फारस पर अपनी ये कमजोरी जाहिर नहीं की थी। ऐसी बातों को ना तो वो डायरी में लिखता था, ना जुबान पर लाता था। ये तो मैं इसके अंदर पहुंचकर बहुत सी ढकी छुपी बातों को समझता जा रहा था। मैंने शीबा के दिमाग में झांककर देखा। मैं इससे इजाजत लेना चाहता था कि इसकी तन्हाई में आना चाहिए या नहीं, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैं वापस चला आया। बेचारी थकी हुई थी। जिंदगी में पहली बार जंगल के ऊंचे नीचे रास्तों से रात भर गुजरती रही थी। इसका ख्याल था कि ऐसा भयानक तजर्बा फिर कभी नहीं होगा। ये इसका मासूम सा ख्याल था, जैसे कोई नन्ही सी बच्ची भयानक ख्वाब देखकर बेदार हो जाए और सोचे आइंदा वो ख्वाब कभी नहीं देखेगी। लेकिन जो कुछ भी इस पर गुजरी वो ख्वाब नहीं था। इसे ये मालूम नहीं था कि जिंदगी के अमली मैदान में टेलीपैथी की सलाहियतें लेकर आई है। अभी इसे कितने ही अजाबों से गुजरना होगा। मैं थोड़ी देर तक खामोश रहा। रबी असफंद यार के मुतल्लिक सोचता रहा जिन दिनों शीबा इनके पास थी और मैं शीबा के दिमाग में पहुंचकर इसकी बातें सुनता था। इन्हीं दिनों इसके आसपास आने जाने वाले खादमों और खादमाओं की भी आवाजें सुनी थी। इनमें से एक खादम की आवाज और इसका लबो लहजा मुझे याद था। मैं इसके दिमाग में पहुंच गया। वो रबी के महल नुमा बंगले के एक हिस्से से गुजरता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहा था। पता चला वहाँ कोई सिक्योरिटी ऑफिसर आया हुआ है, रबी से मुलाकात करना चाहता है। इस खादम ने ऑफिसर को ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा। वो ड्राइंग रूम में आया। जरा देर बाद रबी असफंद यार भी वहाँ पहुँच गए। इन्होंने पूछा, ऑफिसर क्या बात है? ऑफिसर ने चंद कागजात इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, शीबा की मम्मा ने मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त दी है और ये इनका पासपोर्ट वगैरह है। रबी ने सर घुमाकर खादम को देखा। इनकी नजरें सब पहचानते थे। खादम सर झुकाकर
उठाकर वहाँ से चला गया। वैसे अब मैं इस ऑफिसर के दिमाग में था। वो कह रहा था, जनाब आपने हुक्म दिया था कि शीबा के खानदान का कोई भी फर्द मुल्क से बाहर जाए या कोई नया मेहमान इनके यहाँ आए तो आपको इतला दी जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।